Hello everyone, I hope you are doing well, you are fine, you are safe wherever you are, and we are going to proceed to our third lecture, and we have already completed two of our lectures on this chapter 1, electric charges and fields from physics class 12th, and we are just in the continuation. So जो लोग आज जुड़े हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप इससे पहले वाले जो दो वीडियोस हैं उनको भी देखिए, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ ऑफ नॉलेज और इंक्रीज हो जाए. ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बहुत छोटा टॉपिक करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं. सबको पता है इसके बारे में, राइट? सो ऑफ कोर्स आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज, और मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको इस वीडियो के अंत में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और भी अच्छे से समझ में आ जाए. तो क्या हमने अभी तक इसके बारे में बात करी है? करी है. हमने पहले वीडियोस में इस पे बात करी है, बहुत कम करी थी. एक डेफिनेशन मैंने बोला था, मैं उसको फिर से रिपीट करता हूँ. इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने जो डेफिनेशन बोला था वो ये था कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. क्या है वो? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. किसकी? एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स की या एलिमेंट्री पार्टिकल्स की. प्रोटॉन कहिए, इलेक्ट्रॉन कहिए, राइट? इन सब पार्टिकल्स की. और जो किसको राइज करते हैं, इनके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स का जन्म होता है. यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण वी हैव इलेक्ट्रिक फोर्सेस. ओके, ये हमने डेफिनेशन पे डिस्कस किया था. फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है. इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टैंडर्ड यूनिट सब जानते होंगे, तो मेरे साथ आप बोल भी सकते हैं, कूलम. राइट? इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? कूलम. राइट? तो हम आज सबसे पहले की फीचर्स पे डिस्कस करेंगे. क्या ऐसी बातें हैं जो शायद हम भूल जाते हैं या हमें याद नहीं रहती है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारी चीजें हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कैरीड बाय अ मटेरियल. इलेक्ट्रिक चार्ज हरदम किसके द्वारा कैरी किया जाता है? मटेरियल के द्वारा कैरी किया जाता है. राइट? यानी कि ये कोई सिंगल एंटिटी नहीं है. ऐसे नहीं है कि हमने कोई चार्ज उठाया यहां से और पटक दिया वहां पे, ऐसे नहीं है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा अगर इधर से उधर जा रहा है तो वो किसी के माध्यम से जाएगा, वो अकेले नहीं जा पाएगा. यानी कि अगर मैं आपको ये कहूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इधर से उधर गया है तो ऑफ कोर्स वो किसी मटेरियल के द्वारा गया हुआ है, यानी कि उसको कैरी करने के लिए किसी की जरूरत होती है. लेट अस ट्राई टू गिव सम एग्जांपल्स टू यू. फॉर एग्जांपल, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अबाउट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट मैं इस पे वापस से रिवाइज कर लेता हूं. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? वो इलेक्ट्रिसिटी जिसका जन्म होता है कब? जब आप दो सब्सटेंसेस को रब करते हैं. ओके, दो सब्सटेंसेस को रब करते हैं. क्या कोई भी सब्सटेंस को हम रब करेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा? जस्ट सोचिए फटाफट. क्या कोई भी हम सब्सटेंस को रब करेंगे तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा? नहीं, कोई भी सब्सटेंस को रब करेंगे नहीं आएगा. इसमें ये वर्ड फ्रिक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है. द वर्ड फ्रिक्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फ्रिक्शन अगर है दो सरफेसेस के बीच में तभी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आएगा. यानी कि दो सरफेसेस को रफ होना पड़ेगा. अगर रफ है तो ही चार्ज डेवलप होगा, नहीं तो चार्ज डेवलप नहीं होगा. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जब आ जाता है, जब आप रब कर देते हैं, उसके बाद वो मटेरियल क्या कहलाया जाता है? वो मटेरियल इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है. वो मटेरियल क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है. ये हमने बता दिया है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन. तो जो लोग आज जुड़े हैं वो जस्ट पुराने वीडियोस को वापस देख सकते हैं, उस पे इन चीजों पे बहुत डिटेल में बात की गई है. राइट? सो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है. तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं. तो हम किस पे बात कर रहे थे? कैरीड बाय मटेरियल पे. तो अगर आपने कोई एक ग्लास लिया है और आपने इसको एक सिल्क के साथ रब किया है, मान लो, तो हम कहते हैं ग्लास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. तो ये क्यों होता है? क्योंकि ग्लास का वर्क फंक्शन कम है. I will repeat again,
वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जिसकी हमें जरूरत है अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को एक मटेरियल में से निकालना है, वो है वर्क फंक्शन। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, यानी कि हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो ग्लास से एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव होके सिल्क में चली जाएगी। इजी आता है, तो यहां से चली जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम बोल रहे हैं, ये कैसे ट्रांसफर होता है? ये पार्टिकल के थ्रू ट्रांसफर होता है। ये जो चार्ज है वो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, पार्टिकल के द्वारा वो ई चार्ज जा रहा है, या 2e चार्ज जाएगा या 3e चार्ज जाएगा। इसमें हम और डेप्थ में थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। तो यानी कि चार्ज ट्रेवल नहीं करता है, पार्टिकल ट्रेवल करता है। अब उस इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है वो अपन सबको पता है। तो बेसिक जो चार्ज होता है वो कितना होता है? वो बेसिक चार्ज, अगर हम बेसिक चार्ज के बारे में बात करें तो वो बेसिक चार्ज कितना होता है? हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया कि क्या वैल्यू होती है। तो अगर मैं आपको कहूं कि 1e की कितनी वैल्यू है, वो है 1.6 10⁻⁻90 कूलम। यानी कि अगर मैं आपको कहूं एक इलेक्ट्रॉन गया है तो इतना चार्ज गया है। अंडरस्टूड? तो ये जब चीजें डेवलप हो रही थी तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि दो ही प्रकार के चार्ज पॉसिबल है, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था कि दो ही एक्टिविटीज पॉसिबल हो रही थी, या तो रिपल्शन या एट्रैक्शन। अगर कोई चीज दो प्रॉपर्टी शो कर रही है तो वो एक नहीं हो सकती है। इसलिए चार्ज के दो काइंड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि उसकी प्रॉपर्टीज भी दो हैं। रिपेल भी कर सकते हैं फोर्सेस उसके कारण, अट्रैक्शन भी हो सकता है उसके कारण, दो काम हो सकते हैं उसके कारण। तो एक काइंड पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए दो काइंड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन मिल गया है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। तो आज का हमारा क्या स्कोप है इस लेक्चर का? आज का हमारा स्कोप है कि हम आज प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑफ कोर्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कंपटीशन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज का आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम बेसिक 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे ध्यान से आज बात करेंगे। कौन कौन सी है वो? पहली हम बात करेंगे एडिटिव नेचर या एडिटिविटी, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ये पहली प्रॉपर्टी है आज जो इसमें हम डिस्कस करेंगे। आज तक आपने किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करते हुए अगर देखा है पुराने जमाने के साइंटिस्टों को, तो उन्होंने यूजुअली या तो अपने नाम पे कुछ रखा है, राइट, या कोई एलिमेंट के नाम पे रखा है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। कभी किसी ने पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी बात नहीं करी थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन जब तक नहीं आया ये बोलने कि चार्ज के जो दो प्रकार हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव आपसे हम बोलेंगे, जब तक उसने ये बात नहीं कही थी तब तक ज्यादा से ज्यादा जिसमें नामकरण होता है हमारे घरों में, तो वो नामकरण जो साइंटिस्टों की दुनिया में होता था वो यूजुअली साइंटिस्टों के नाम पे होता था या ऑक्सीजन एलिमेंट इन सब पे नाम पे होता था। यही एक विचित्र ऐसा बात हुई उस समय जब पॉजिटिव और नेगेटिव तो मोर ऑफ अ मैथमेटिकल साउंड करने लग गया हो। पॉजिटिव नेगेटिव ये ऐसे शब्द हैं जैसे दिमाग में आते हैं तो हमें मैथ्स दिमाग में आ जाती है, तो ये कोई मैथमेटिकल टर्म जैसा लग रहा था। उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि उसने कहा कि भाई प्रॉपर्टी जो चार्ज ने शो करी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो थी स्केलर क्वांटिटी। चार्ज किस टाइप से बिहेव करने लग गया? स्केलर की तरह बिहेव करने लग गया। जब भी हम कहते हैं स्केलर मतलब क्या है? उसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। यानी कि हम कहीं भी रखते हैं वो वही कहलाया जाएगा। अगर मैं आपको कहूं कि ये चीज है, इसकी मात्रा 3 है, वो हर जगह 3 है। आप ईस्ट में जाओ तो 3 है, साउथ में जाओ तो 3 है, नॉर्थ में जाओ तो 3 है, साउथ में जाओ तो 3 है, वेस्ट में जाओ तो 3 है। हर डायरेक्शन में उसकी चीज 3 है। इसलिए ऐसी क्वांटिटीज जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन पे नहीं,
किस तरह से जा रहे हो इस पे नहीं, उन क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि आप इसमें नॉर्मल एडिशन कर सकते हो, नॉर्मल जोड़ कर सकते हो। यानी कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर सिस्टम में आपके पास n चार्जेस हैं, अगर एक सिस्टम में आपके पास n अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं और मैं आपसे पूछूं कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना है, तो वो सिस्टम में चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 सारे ऐड करके आप n टर्म्स तक आप ऐड कर लीजिए, इतने चार्ज होंगे। तो टोटल चार्ज के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, नॉर्मल एडिशन करना पड़ा। ये प्रॉपर्टी जरूर ऐसी होगी जिसके कारण बेंजामिन ने ये मैथमेटिकल टर्म्स यूज करने की सोची डिफाइन करते समय, राइट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास कोई सिस्टम है, उसमें मैं आपको कहूं कि चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। जो लोग नहीं जानते हैं कि माइक्रो मतलब क्या होता है, वो होता है 10⁻⁻⁶। ध्यान रखें, चार्ज बहुत स्मॉल होता है। यूजुअली हम 2 कूलम नहीं, माइक्रोस के ऑर्डर नहीं होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स आगे देखेंगे वो सारे माइक्रोस में ही होंगे। 2 माइक्रो, 3 माइक्रो, कम में होते हैं, बहुत कम होती है इनकी मात्रा। तो 2 माइक्रो या 10⁻⁻⁶। सिस्टम में एक और चार्ज है -3 माइक्रोकूलम भी है, सिस्टम में है 4 माइक्रोकूलम और फिर सिस्टम में है -1 माइक्रोकूलम। अगर मैं आपको कहूं कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, तो कितना होगा? आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऐड करना है 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम। इजी है? तो आपने सिर्फ इसको ऐड किया है 2 -3 -1 -1 -1 -2 प्लस 4 प्लस 2। तो आपके पास टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना आ गया? 2 माइक्रोकूलम। नॉर्मल एडिशन जहां लागू हो जाए, इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। ये आपको कुछ देर में समझ में आएगा। जब हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे और हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज उस टाइम पॉसिबल नहीं होगी जब मैं आपको कहूंगा कि इस सिस्टम में 3 फोर्स ऐड कर रहे हैं, F1 F2 F3, 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन। आपने कर दिया 2 + 3 + 4, गलत। तो वेक्टर्स में आप ये नहीं कर सकते हैं, स्केलर में आप ये कर सकते हैं। ओके, सो आपकी ये पहली प्रॉपर्टी है। लेट अस मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टी। आप नोट करते रहिए और पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। रोज आप कम से कम समय दीजिए, कंसंट्रेट करके लेक्चर्स को सुनिए, उसके बाद रिवाइज करिए। आपको मैं बार बार बता देता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जरूरी नहीं है कि आपको कितना आता है। आपको बहुत कम भी आ सकता है और आपको बहुत ज्यादा भी आ सकता है, बट आपको कितना रिटेन होता है, कितना आप समझ के उसको याद रख पाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़ बहुत सकते हैं, अनगिनत बुक्स बनी है फिजिक्स पे, अनगिनत लोगों ने अलग अलग टाइप से, विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से सारे कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाया है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आप क्या चीज को एक बेसिक फॉर्म में समझ पाते हैं और कितनी चीजें आप रिटेन कर पाते हैं। तो आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेक्चर्स आपको हो सकता है समझ में आए भी, लेकिन आपने अगर उसको रिवाइज नहीं किया तो आपको वो याद नहीं रहेगा। हम भी जब यहाँ आते हैं और वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं, हमें भी एक बार उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ टाइम के बाद जितना हम बार बार लेते जाते हैं तो हमारी भी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है आप लोगों के कारण, और हमारे भी और अच्छे से हमें याद हो जाता है उस चीज को। लेकिन ये प्रोसेस सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे सब याद है और आप जहाँ सुन रहे हैं तो आपको कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं है। हम सबको वही तो नहीं मेहनत करनी पड़ रही है, बस हमने इसको 10-15 बार पहले ही कर चुके हैं, तो 16वीं बार हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। हमें 10 मिनट लगेगा, आपको 1 घंटा लगेगा, बस यही एक फर्क है। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंस रखिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स को डिस्कस करने की इन वीडियोस के माध्यम से। और मैं पूरी दावा के साथ कहता हूं कि अगर आपको ये समझ में आने लग गया तो आपको इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसमें कुछ रटना नहीं पड़ता है,
समझना पड़ता है। बहुत कम ऐसी बातें हैं, खासकर डेरिवेशंस में ऐसा मुझे भी बोलना पड़ जाता है कि रटो, नहीं तो इतना फिजिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें रटना जरूरी है ही नहीं। जितना आप समझ सकेंगे उतना आप ज्यादा उसको याद रखेंगे। सेकंड टॉपिक पर चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आपको कुछ नहीं पता अभी तक तो सिर्फ आप ये टॉपिक समझ लीजिए और आप आगे बढ़ जाइए, इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है क्योंकि इस पे उन्होंने डेप्थ स्टडी नहीं करी होती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हाँ बहुत इजी है, क्योंकि अगर आप इसको एक लाइन में समझाना चाहें तो आप रट भी सकते हैं, लेकिन अगर आप आज थोड़ा सा ध्यान देते हैं अगर 2-3 मिनट के लिए, तो ये कंसेप्ट में आपको विश्वास के साथ कहना हो कि आप अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है। सबसे पहले आपको हिट करना है ये वर्ड, चार्ज को भूल जाइए। सबसे पहले जो आपको हिट करना है वो ये वर्ड है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है आपको। जब भी हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, चार्ज ही नहीं, मैं कहूं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैं क्वांटाइजेशन की बात कर रहा हूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्वांटाइजेशन उस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये है कि वो चेंज नहीं होगा, does not change continuously, लगातार चेंज नहीं होगा, does not change continuously। हाँ, बट चेंज कैसे हो सकता है? इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, इन डिसकंटिन्यूअस, ये मतलब होता है क्वांटाइजेशन का, जो आपको याद रखना है। जब भी हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं वो चेंज नहीं हो सकता कंटिन्यूअसली, डिस्क्रीट वे में चेंज हो जाता है। मैं ये कह सकता हूं कि मैं एक लकड़ी लाया, फिर दूसरी लाया, फिर तीसरी लाया, फिर चौथी लाया। मैंने क्या किया, ये लकड़ी का नंबर चेंज कर रहा हूं बट डिस्कंटिन्यूअसली कर रहा हूं। ऐसा नहीं हुआ कि वो एक लकड़ी आई, मुझे पता भी नहीं चला कब 4 लकड़ी हो गई। मैंने आपको क्लियरली ये बोला कि मैं एक लकड़ी आई, फिर मैं दूसरी लाया, फिर मैं तीसरी लकड़ी लाया, फिर मैं चौथी लकड़ी लाया, तो मैं 4 लकड़ी लेके आया हूं। तो मैंने ये क्लियरली आपको यहां समझाया है कि 4 लकड़ी है। आपको बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को हम कहते हैं डिस्क्रीट फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट, टुकड़ों में डिस्क्रीट, यानी कि कंटीन्यूअस नहीं है। यही मैं आपको एक कर्व बता के बोल दूं कि ये कर्व बढ़ता जा रहा है, यानी इसमें जो डॉट्स हैं, सेवरल डॉट्स से लाइन बनती है, ये सारे डॉट्स कंटीन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कितने डॉट्स हैं इसमें? नहीं बता सकते हैं आप, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कंटीन्यूअस है। आपको बहुत सारे एजम्पशंस लेने पड़ेंगे इसको बताने के लिए। तो कंटीन्यूअस फॉर्म इसको कहते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म इस चीज को कहते हैं। ठीक है, तो हम जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो चार्ज है वो डिसकंटिन्यूअसली चेंज होता है, कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होता है। जो चार्ज है वो डिसकंटिन्यूअसली चेंज होगा। ओके, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है, राइट? ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और वर्ड पे जिससे आपको और भी बहुत अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। वो वर्ड है क्वांटम। अब हम किस पे बात करने वाले हैं? हम एक और वर्ड पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वांटम। अब क्वांटम का क्या मतलब होता है? क्या है क्वांटम? क्वांटम एक मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है जिससे चेंज होगा, बाय विच certain quantity changes. Okay, so quantum क्या है? मिनिमम वैल्यू है by which certain quantity change. और हमारे पास बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज क्या है? बेसिक वैल्यू क्या है चार्ज की? बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज हमने अभी डिस्कस किया था। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज क्या है? E। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज है E, जिसकी वैल्यू है 1.6 10⁻⁻⁹। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसको अब आपको क्लियरली समझाना चाहूं फाइनली,
क्या डेफिनेशन बनता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, कि जो चार्ज होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल, द स्पीड पैकेट्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, करेक्ट। तो क्वांटाइजेशन क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। ओके, आई होप आपको यहां से समझ में आ रहा है इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या है। तो हम फटाफट वो एग्जांपल वापस से ले लेते हैं, ग्लास वाला और ये सिल्क वाला। अगर मैं आपको कहूं रबिंग से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शुरू हो गया है, तो मैं हर बार इंटीग्रल मल्टीपल नहीं बोल सकता हूं। मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि एक बार 0.2 आ गया ई, एक बार 0.3 ई आ गया, ऐसे नहीं बोल सकता हूं। मैं आपको कहूंगा एक इलेक्ट्रॉन आया, कि 2 इलेक्ट्रॉन आए, कि 3 आए, कि 4 आए। इलेक्ट्रॉन का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो मैं कहूंगा -1 ई आया, -2 ई आया, -3 ई आया। यही मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूंगा तो प्लस ई आया, या +2 आया, 2 ई आया, या 3 आया, 3 ई आ गए, राइट। यानी कि हमारे पास किसी भी सिस्टम से अगर कोई मैं बात कह रहा हूं ट्रांसफर की, तो वो ट्रांसफर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, कितना ट्रांसफर हो पाएगा, ±n। या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव होता है, इसलिए हम ±n ही लिख रहे हैं। वहां n क्या है, 0 1 2 3 राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। Q = ±ne, जहां पे n क्या होगा, 0, 1, 2, 3, करेक्ट। ओके, ठीक है। 2-3 छोटी-छोटी बातें और कर लेते हैं। पहले तो हम ये बात करते हैं क्या कॉज है, ये तो हमें समझ में आ ही गया, क्योंकि जब भी हम रबिंग करते हैं तो रबिंग करते समय ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स, और वो ट्रांसफर खत्म इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होगा, तो ये कॉज है। अच्छा, कैसे हम इसको प्रूफ कर पाए थे, हमने इसको प्रूफ एक्सपेरिमेंट से किए थे, ठीक है। डेफिनेटली हम अभी इन एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस डिटेल में नहीं करेंगे, बट मैं आपके जस्ट एक नॉलेज के लिए बता देता हूं वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स है जिन्होंने वेरीफाई किया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है। किसने ऐसा किया, वो एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो सेटअप एक्सपेरिमेंट्स थे फैराडे के, उससे ये प्रूव हुआ, और सेकंड बहुत फेमस मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, उससे ये प्रूव हुआ, राइट। ओके, ठीक है। कहां पे हम इस बात को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस तभी समझ में आएंगे, नहीं तो हम हैरान रहेंगे कि हमने पढ़ा तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। चलो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो आपने एक बल्ब लिया और बल्ब को जला रहे हो, बल्ब है 60 वॉट का, ठीक है। अगर अप्रोक्सीमेटली, हम अभी कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे, मैं अगर आपको कहूँ उस फिलामेंट से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं पर सेकेंड, वो होंगे 2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। जब वो बल्ब जलता है कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, 2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। वो नंबर इतना ज्यादा है कि हमें बल्ब फ्लिकर करता हुआ नहीं दिखता। फ्लिकर मतलब चिप चिप चिप, मतलब जब भी वो कट 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 फ्लिकर करे, मतलब वो पता चले हमें कि इलेक्ट्रॉन आया, फिर इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, फिर तीसरा। हर घर के एंट्री में एक घंटी बजनी चाहिए ना भाई। हम घर में बैठे हैं, अगर हम कहें कि लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो वो घंटी बजनी चाहिए ना भाई। पहली बार आदमी आएगा, घंटी बजाएगा, हम उसको अंदर ले आएंगे। दूसरी बार आदमी आएगा, हम उसको घंटी बजा के अंदर ले आएंगे। तीसरी बार आएगा, हम अगर पता चले कि 200 लोग आ रहे हैं, तो आप डोरबेल का इंतजार करेंगे कि आप दरवाजे खोल के रख देंगे कि भैया आते रहो। फिर पता नहीं चलता कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। वही वाला खेल है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता तो हर टाइम है, लेकिन इसका अनुभव हमें महसूस नहीं हो पाता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। बड़े लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये चीज फेल हो जाती है, ये पता लगाने में। फेल मतलब ये ट्रू है, फेल मतलब इसका अंदाजा नहीं हो पाएगा, इसका अनुभव नहीं हो पाएगा। आपको कहां अनुभव होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, प्रोटॉन्स की बात करो, अल्फा पार्टिकल 2e है उसकी बात करो। छोटे लेवल पे, अगर छोटे स्तर पे हम बात करते हैं, जब भी एटॉमिक लेवल्स पे, तब हमें इस क्वांटाइजेशन की अनुभव
का अनुभव हमें हर बार होता है. So we have completed the quantization of charge and now we will be doing the third property जो कि है conservation of charge अगले लेक्चर में. ठीक है, तो थैंक यू ऑल एंड स्टे सेफ. और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब द वीडियोस. ओके, थैंक यू.